नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धनवाड़ा की तरफ से चलाई जाने वाली ऑनलाइन क्लास। कल मैंने एक छोटा सा वीडियो डाला था हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति। उसका आप सभी बड़ों का आशीर्वाद मिला और हमारे विद्यार्थी वर्ग ने भी बहुत ही उत्साह के साथ उस वीडियो को पसंद किया। ये प्रयास हमारा निरंतर जारी रहेगा और हम 9th से लेकर 12th तक की अपने हिंदी के सिलेबस को कवर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमने इसमें व्याकरण लिया है, क्योंकि इस तरह की खबरें आ रही हैं कि शिक्षा विभाग के द्वारा कि सिलेबस को थोड़ा कम किया जाएगा। तो लेकिन व्याकरण ऐसा विषय है जो हमारे प्रत्येक विद्यार्थी के लिए आवश्यक है। तो हम सबसे पहले हमारी जो कक्षाओं में 9th से लेकर 12th तक की कक्षाओं में जितनी भी व्याकरण लग रही है उसको हम कवर कराने का प्रयास करेंगे। तो इसी कड़ी में आज हम पढ़ेंगे भाषा, व्याकरण और लिपि। हिंदी भाषा और हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कल हमने आपको बताई कि किस तरह से सिंधु शब्द से हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति मानी गई। आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा। तो भाषा शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई और भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। इस तरह से अगर हमसे कोई पूछे कि ये भाषा क्या है, तो जब हम अपने भावों, विचारों, अपने संदेशों आदि को किसी भी माध्यम से प्रकट करते हैं तो वो कहलाती है, वो माध्यम कहलाता है हमारी भाषा। तो आइए देखते हैं। समाज की इकाई होने के कारण परस्पर विचार, भावना, संदेश, सूचना आदि को अभिव्यक्त करने के लिए मनुष्य जिस माध्यम का प्रयोग करता है वह माध्यम है भाषा। एक बार बोलिए। समाज की इकाई होने के कारण परस्पर विचार, एक दूसरे से हम अपनी बात कहते हैं, दूसरों की बात सुनते हैं, उनसे कोई हमें संदेश भेजना होता है, कोई भी सूचना हमें देनी होती है तो हम किसी न किसी माध्यम का प्रयोग तो अवश्य करते हैं। अब वो कैसी भी बात हो सकती है, संकेत से भी कहते हैं। अगर हमसे विद्यार्थी कोई कक्षा में आने से पहले पूछता है कि क्या मैं कक्षा में आ जाऊं, तो हम कहते हैं हाँ आ जाइए, या फिर हम क्या कहते हैं, तो वह भी हमारे विचार प्रकट करने का एक माध्यम है। तो वो माध्यम हमारा सांकेतिक भाषा हो सकता है। संकेत के माध्यम से भी हम अपनी बात कहते हैं और हम अपनी वाणी के माध्यम से भी बात कहते हैं। तो अगर हम भाषा का सही रूप देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा शब्द की व्युत्पत्ति की। तो भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है और भाष धातु का अर्थ होता है व्यक्त वाणी। यहाँ थोड़ी छोटी सी बात मैं बता देती हूँ जो हिंदी के विद्यार्थियों को जानना आवश्यक है। धातु का अर्थ होता है क्रिया। तो संस्कृत में क्रियाओं को धातु कहते हैं। तो भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। भाष धातु का अर्थ है व्यक्त वाणी, अर्थात विचार व्यक्त करने के लिए, मनोभावों को कहने के लिए तथा मनोभावों को प्रकाशित करने के साधन को भाषा कहते हैं। भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा जिस तरह से हम मुंह से अपनी वाणी के माध्यम से जब हम विचार व्यक्त करते हैं, परस्पर हम बातचीत करते हैं, तो वह भाषा हमारी मौखिक भाषा कहलाती है। लेकिन जब हम लिपि चिन्हों के माध्यम से जो हम विचार व्यक्त कर रहे हैं उनको जब हम लिखते हैं, लिखकर प्रयोग करते हैं, तो वह हमारी लिखित भाषा होती है। आइए देखते हैं। मौखिक भाषा आपस में बातचीत के द्वारा, भाषणों, उद्बोधनों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। परिवार और समाज के संपर्क के कारण स्वाभाविक रूप से हम इसको सीख जाते हैं और इसमें परिवर्तन भी हम अपने आप भी कर लेते हैं या परिवर्तन इसमें बहुत जल्दी होते हैं। तो मौखिक भाषा लिखित भाषा की तुलना में स्थायी नहीं होती है। लिखित भाषा लिपि के माध्यम से लिखकर प्रयोग में लाई जाती है और साथ ही मौखिक जो लिखित भाषा है वो भाषा का स्थायी रूप है। तो इस तरह से हमने देखा
कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा के प्रकार यानी मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब हम लिखित और मौखिक भाषा के अंतर के बाद कुछ बिंदु हैं जिन पर अब हम चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। भारत अनेक भाषाभाषी देश है, तो हमारे देश में अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि हिंदी है, असमिया है, उड़िया है, गुजराती है। तो इस तरह की अनेकों भाषाभाषी हमारा देश है, इसमें अनेकों तरह की भाषाएं बोली जाती है। क्योंकि हिंदी की कहा जाता है संस्कृत माँ है, तो संस्कृत से हमारी हिंदी का विकास हुआ है। तो इसी तरह से संस्कृत हमारी सभी भाषाओं की सूत्र भाषा है। वर्तमान में हिंदी हमारी राजभाषा है, हिंदी को हमारी राजभाषा घोषित किया गया है, यानी राजकाल की भाषा हमारी हिंदी को घोषित किया गया है। भाषा हमेशा एक सी नहीं रहती, दूसरी बोलियों, भाषाओं से, संपर्क भाषाओं से शब्दों का आदान प्रदान होता रहता है। अब आप देखिए, किसी भी व्यक्ति को हम सभ्य और असभ्य किस आधार पर कहते हैं कि ये इस व्यक्ति में ये तो बड़ा सभ्य व्यक्ति है, ये तो बड़ा गुणी है, हम उसकी भाषा के आधार पर। और अगर हम कहते हैं ये तो बहुत ही असभ्य है, तो उसको भी हम उसकी भाषा के आधार पर कि इसमें बोलचाल की सभ्यता नहीं है। तो उसी तरह से किसी भी समाज का जो विकास का आधार माना जाता है वो माना जाता है उसकी भाषा। किसी सभ्य समाज का आधार उसकी विकसित भाषा को माना जाता है। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा हिंदी भाषा, और भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने प्रकार होते हैं और भाषा के महत्वपूर्ण बिंदु। अब हम बात करते हैं बोली और भाषा में क्या अंतर होता है। तो बोली के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को अथवा भाषा का सीमित, अविकसित तथा आम बोलचाल वाला रूप ही बोली कहलाता है। जब कोई बोली में एक बड़े पैमाने पर अधिक मात्रा में साहित्य रचना होने लगती है, उसका व्याकरण निश्चित होने लगता है, उसका शब्दकोश निश्चित होने लगता है, तो वही बोली भाषा का स्थान ग्रहण कर लेती है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि जब भाषा सीमित होती है, उसमें साहित्य रचना कम होती है, उसका व्याकरण निश्चित नहीं होता, किसी भी बोली का जो शब्दकोश नहीं होता, तो उसको बोली कहते हैं। लेकिन जब ये विस्तृत रूप में इसका प्रयोग होने लगता है, साहित्य रचनाएं होने लगती हैं, जब इसका व्याकरण निश्चित हो जाता है या जैसे शब्दकोश का निर्माण हो जाता है, तो वह बोली भाषा में बदल जाती है। अब हम बात करते हैं भाषा की इकाई। तो ध्वनि, वर्ण, शब्द और वाक्य, ये सभी हमारी भाषा की इकाइयां मानी जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं हिंदी की बोलियों की। तो हमारी जो हिंदी केवल खड़ी बोली का विकसित ही रूप नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सी बोलियां आती हैं जिनकी संख्या 18 से 22 के लगभग है। तो हिंदी को भी जो माना गया है वो कई उपभाषाओं में बांटा गया है। तो पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, हमारी बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी। अब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियां आती हैं, बिहारी के अंदर कौन सी बोलियां आती हैं और राजस्थानी और पहाड़ी के अंतर्गत कौन सी बोलियां आती हैं, इसके विषय में हम विस्तृत चर्चा करेंगे एक नई वीडियो में। और उसमें हम इन बोलियों को किन किन स्थानों पर बोला जाता है उनको बताएंगे विद ट्रिक। क्योंकि जब हम बोलियों का स्थान पढ़ते हैं कि इन बोलियों को कौन कौन से स्थानों पर बोला जाता है, तो कई बार हम भ्रमित हो जाते हैं। तो हम बिल्कुल एक नया वीडियो बनाएंगे और उसमें पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और उड़िया, इन सभी को याद करेंगे ट्रिक के साथ। धन्यवाद।